दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम आपके लिए जो जनवरी महीने की जो करंट अफेयर है, तो जो समसामयिकी घटना चक्कर है जो जनवरी महीने का, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें काफ़ी आपके काम भी आएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको चलेंगे। जैसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं तो उसमें कई बार अलग से कुछ क्वेश्चन बन जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं और उन पॉइंटों में सभी बातों को क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की जो करंट अफेयर है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जनवरी महीने के, वो कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी आने वाली परीक्षाओं में, चाहे DSSB हो या SSC हो या UPSC हो, तो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हम ये पॉइंटों को कवर करने की कोशिश। तो पहला पॉइंट्स है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, पहले पॉइंट में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के बीच समझौता ज्ञापन यानी जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं और उसको मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ग्रेटर लंदन प्राधिकरण अधिनियम 1999 UK के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो सार्वजनिक परिवहन को सुधार लाने के लिए ये जो MOU जो साइन किया गया है, इससे जो परिवहन की और जो सड़क परिवहन है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें भी काफ़ी इससे सुधार आएगा। दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कनाडा के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग संबंधी सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सहमति पत्र भारत और कनाडा की अकादमिक संस्थाओं के बीच अनुसंधान एवं शोध तथा वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत बनाने और इस उद्देश्य के लिए एक तंत्र तैयार करने में मदद करेगा। तो ये किस किस के बीच में हुआ है? भारत और कनाडा के बीच में, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसमें कुछ तरक्की करें, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये जो MOU है, जो सहमति पत्र है, भारत और कनाडा ने इस पर साइन किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि 1983 बैच के IPS अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है। तो UP का जो अब नए जो DGP होगा वो होंगे ओम प्रकाश सिंह। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए इस बात का। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो UP से संबंधित या जो GK है उससे संबंधित, तो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। वह सुलखान सिंह की जगह लेंगे जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। OP सिंह इसमें केंद्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक है यानी CISF के हैं इस टाइम, लेकिन वो आगामी 1 तारीख से क्या है DGP होंगे। कहाँ के DGP होंगे? वो UP के DGP होंगे। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है जनवरी महीने में, वो है कि 1 जनवरी 2018 को 1981 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी विजय केशव गोखले को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 जनवरी 2018 को विजय केशव गोखले को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विजय केशव गोखले 19 जनवरी को विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे, क्योंकि मौजूदा विदेश सचिव और कौन है? JS शंकर। ये भी पूछा जा सकता है
कि इससे पहले, यानी ये कह सकते हो कि जो केशव गोखले हैं, तो केशव से पहले कौन थे, तो थे स्टीव एस जयशंकर। और जो उनका कार्यकाल है वो कब पूरा होगा, 28 जनवरी को पूरा हो जाएगा। क्लियर है। विजय केशव गोखले का कार्यकाल 2 साल का होगा। गोखले अक्टूबर 2003 से जनवरी 2016 तक जर्मनी में भारत के राजदूत रह चुके हैं। तो ये थोड़ी एक्सटर्नल नॉलेज है, कई बार इसमें से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने इसमें ऐड इसको कर दिया है। तो विजय केशव गोखले भारत के अब नए क्या है, सचिव नियुक्त किए गए हैं, विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो 5वां पॉइंट है दोस्तों, ये करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं हम उन पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कहीं आपको ये लगता है कि कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपने सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सिवन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अब पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, के सिवन। के सिवन जो है वो क्या है, इसरो के नए अध्यक्ष है। उनको इसके लिए इसरो के अध्यक्ष बनाया गया है, देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो देश के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है के सिवन को इसरो के जो इसरो संगठन है जो भारत में काम करता है नासा की तरह, जैसे नासा विश्व में काम करता है इसी प्रकार इसरो भारत में काम करता है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं के सिवन को। क्लियर है। वह AS किरण कुमार का स्थान, क्योंकि इससे पहले किरण कुमार थे तो उनका स्थान ये लेंगे। तो 12 जनवरी 2015 को उनकी नियुक्ति हुई थी और उनका कितने काल का कार्यकाल था, हम सभी को पता है, किरण का 3 साल का कार्यकाल था। तो सिवन वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक है। तो इसमें कहाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6वां पॉइंट, 21 जनवरी 2018 को चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको करवा रहे हैं, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भारत के अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, ओम प्रकाश रावत। पहले ये क्या थे, चुनाव आयुक्त थे, और अब ये क्या होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे भारत के। इनका नाम क्या है, ओम प्रकाश रावत। और ये किसका स्थान लेंगे, 23 जनवरी को ये जो हमारे 23 जनवरी से पहले जो कौन होते थे, अचल कुमार ज्योति होते थे, उनका स्थान ये लेंगे। क्लियर है। इसके साथ ही पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। देखो चुनाव आयुक्त ये थे, कौन थे, ओम प्रकाश रावत थे। तो इनको क्या बना दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर है। अब चुनाव आयुक्त की पोस्ट खाली हुई तो उसको कौन भरेगा, उसको अशोक लवासा। चुनाव आयुक्त कौन होंगे अब हमारे, अशोक लवासा। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अब हमारे, ओम प्रकाश रावत। दोनों क्वेश्चन बनते हैं इससे। आपको अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके अच्छे से वीडियो को देखना है और पढ़ना है। इसलिए मैंने इसमें जो थ्योरी है वो लिखने की कोशिश की है इसमें ज़्यादा, ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो सके। क्योंकि आप खुद पढ़ते हो तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस चीज़ का हम पड़ता है। कि कोई भी स्टूडेंट है, आप अपने आप उसको रीडिंग करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, बोलते हैं तो एक बार वो समझ में आता है, लेकिन उसको खुद पढ़ते हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां, भारतीय मूल की अभिनेता अजीज अंसारी को गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कारों में म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में टेलीविजन सीरीज द मास्टर ऑफ नन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लिए पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए पहली बार स्टार्ट किया गया है मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार। तो जो बिहार के मुख्यमंत्री है
नीतीश कुमार, तो उनको ये सम्मान दिया गया है। पहला सम्मान भी है, आप याद रखोगे, ये भी पूछा जा सकता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किसको मिला, या आगे आने वाले एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है पहला किसको मिला, तो किसको, नीतीश कुमार को दिया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लिए पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नौवां पॉइंट है हमारा कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली को आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया है, जो कि आजकल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह सकते हो आप या 10वां पॉइंट कह सकते हो। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हैं, जिसमें हम जनवरी माह का करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उसको कवर करने की कोशिश आपके साथ हम कर रहे हैं मिलके। और दोस्तों, जो भी कमी रहती है वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में उसको पूरा करके आपके सामने उसको प्रकट करने की कोशिश करेंगे। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है, उन पॉइंटों को हमने जनवरी माह के चुना है। और भी हम इसके अलावा एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें भी हम जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो लेकर आपके सामने हम उस वीडियो में भी पेश करेंगे। उसमें कुछ करंट अफेयर का होगा, लेकिन कुछ मटेरियल अलग तरह का होगा, तो वो वीडियो को देखकर ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो 10वां पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने M&G प्रूडेंशियल यूके और यूरोपियन बचत और निवेश बिजनेस यूनिट प्रूडेंशियल्स पीएलसी के साथ $690 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि उसको डिजिटल रूप में बदलने और उसको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए जो है दी जा सके। तो और जो सेवानिवृत्ति के ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। तो काफ़ी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि किसके साथ MOU किया है। तो वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जो M&G प्रूडेंशियल यूके और यूरोपीय बचत और विनिवेश बिजनेस यूनिट प्रूडेंशियल पीएलसी के साथ $690 मिलियन सौदे का हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मकर संक्रांति 14 जनवरी के अवसर पर दिल्ली में देश के पहले कृषि वस्तु विकल्प की शुरुआत की। यह एक अनूठी पहल है जो कि किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। तो कृषि वस्तु विकल्प, तो पहले कृषि वस्तु विकल्प की शुरुआत कब हुई? मकर संक्रांति को हुई, 14 जनवरी को। किसने की? हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां, इलाहाबाद बैंक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, जिसको ESOP भी कहते हैं, पेश करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक बन गया है। इसके तहत वह अपने कर्मचारियों को 5 करोड़ सामान्य शेयर जारी करेगा। तो जो इलाहाबाद बैंक है उसने जो ESOP योजना है, यानी ESOP बैंक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, जिसको ESOP बोला जाता है, पहला सरकारी बैंक बन गया है और लगभग 5 करोड़ सामान्य शेयर ये अपने कर्मचारियों के लिए भी जारी करेगा। 13वां पॉइंट है, उषा अनंत सुब्रमण्यन भारतीय बैंक संघ IBA, भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वर्तमान में वह इलाहाबाद बैंक में MD और CEO है। तो उषा जो है, ये उषा अनंत सुब्रमण्यन भारतीय बैंक की इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और वर्तमान में जो ये है इलाहाबाद बैंक में MD भी है और MD और CEO है। 14वां पॉइंट, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भवानी शंकर शर्मा का निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। ये न्यूज़ आ रही है हमारी राजस्थान से। राजस्थान करंट अफेयर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2018 को भारत के मशहूर शास्त्रीय
2 जनवरी 2018 को भारत की मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका राधा विश्वनाथन का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वह भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत MS सुब्बुलक्ष्मी की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 16। भारतीय वायुसेना के पहले पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ एयर मार्शल और वरिष्ठ राजनीतिक असगर खान को 5 जनवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे। असगर खान 35 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के पहले वायुसेना प्रमुख बने थे। असगर खान द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में लड़ाकू विमान के पायलट थे। क्लियर है, उनका निधन हो गया है। ये काफ़ी दुखदायक घटना है। नेक्स्ट पॉइंट 17। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सिनेमेटोग्राफर WB राव का निधन हो गया है। वह हम, खुदा गवाह, धड़कन, रंगीला, जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा जैसी उनकी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर है, क्या नाम था उनका? WB राव। पूछा जा सकता है कि WB राव का संबंध, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है कि WB राव का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो हिंदी फिल्म सिनेमेटोग्राफर थे। क्लियर है, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी दी हैं, जैसे हम, खुदा गवाह, धड़कन, रंगीला, जुड़वा, इस प्रकार की काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने हमारे लिए तैयार की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18वां। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक विनिर्माण इंडेक्स में भारत को 30वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में जापान शीर्ष स्थान पर है। तो विश्व जो आर्थिक मंच है विश्व के आर्थिक मंच के वैश्विक विनिर्माण इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 30वां स्थान मिला है। और इसमें सबसे जो टॉप में है वो कौन सा है? जापान है। तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक विनिर्माण इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 30वां स्थान मिला, और इस सूची में जापान शीर्ष स्थान पर है। 19 नंबर। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 8,230 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। देखो, एक रिपोर्ट आई है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट है, और जिसमें भारत 8,230 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के जो अमीर देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। और इसमें और कितनी संपत्ति भारत की बताई गई है? 8,230 अरब डॉलर। 8,230 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारत अमीर देशों की सूची में भारत को 6ठा स्थान मिला है, और जबकि इसमें टॉप किया है अमेरिका ने। जो विश्व आर्थिक मंच वैश्विक निर्माण इंडेक्स है उसमें भारत को 30वां स्थान मिला है, और इस सूची में जापान को शीर्ष स्थान मिला है। 20वां पॉइंट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। उसने इस्पात उत्पादन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चालू साल के पहले 2 माह में देश का इस्पात उत्पादन 1.45 करोड़ टन था। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-फरवरी में भारत की इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर सबसे अधिक यानी 7.6% रही है। तो भारत ने जो दुनिया के जो किसमें इस्पात उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, और उसने इस मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया है। और चालू साल के 2 माह में देश का जो इस्पात उत्पादन है वो कितना रहा है? 1.45 करोड़ टन रहा है। और विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-फरवरी में भारत की इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर सबसे अधिक यानी कितनी रही है? 7.6% रही है, जो कि सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो दोस्तों, और इसमें जो इस्पात मंत्री है वो क्या है? कौन है? हमारे हरियाणा से है वीरेंद्र सिंह, जो इस्पात मंत्री है। जींद के नरवाना हलके से उन्होंने चुनाव जीता था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21वां पॉइंट। 21वें पॉइंट में है कि भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देना। कि महाराष्ट्र सरकार ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना को शुरू किया है, और जिस पे कितने रुपए लगाए जाएंगे, 4000 करोड़ रुपए, और जिसका उद्देश्य होगा जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देना। तो आपको योजना का नाम भी याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना कौन से राज्य ने शुरू की है, तो किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है, जिसका उद्देश्य है आपका जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देना। 22वां है हमारा पॉइंट। दोस्तों, ये हम जो कर रहे हैं, ये जनवरी माह का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि जो क्वेश्चंस जनवरी से बन सकते हैं वो इसी वीडियो में हम कवर कर सकें। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराकर अपने कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 5 सेट तक चले इस मुकाबले में फेडरर ने 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 और 6-1 से हराया। इसके साथ उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के रॉय एमरसन के 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जो कि जनवरी महीने में होता है, तो उसको इस बार जीता है रोजर फेडरर ने, और वो कौन से देश के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और ये उनका कौन सा है? और उनके कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और किसको हराया इन्होंने हराया क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हरा कर इन्होंने इस खिताब को जीता है। और इससे पहले 6 बार इन्होंने 6ठी बार ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीता है, लेकिन इससे पहले ये कारनामा सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के रॉय एमरसन ने इसको काम को पहले 6 बार कर चुके हैं, और रोजर फेडरर ने भी इसको 6ठी बार इसको जीत कर इतिहास रच दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इस साल का ये काफ़ी, और ये एग्ज़ाम में आपको मिलेगा 100%। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर कोलिन मुनरो ने 3 जनवरी 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। मुनरो ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 53 गेंदों पर 3 चौके और 10 छक्कों की मदद से 104 रन की शतकीय पारी खेली। तो ये अपने आप में इतिहास है कि T20 में अकेले वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक 3 शतक जो हैं वो लगाए हैं। अकेले ऐसा कारनामा करने वाले हैं ये न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज कोलिन मुनरो। नेक्स्ट है हमारा 24वां पॉइंट। पूर्व विश्व रजत पदक विजेता सरजुबाला देवी ने राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब भी अपने नाम किया है। उन्होंने दोनों ही उनको पुरस्कार मिले हैं। 25वां पॉइंट है कि महिंद्रा एडवेंचर टीम के गौरव गिल ने 43वीं 1000 रैली में अपना स्थान हासिल करके 5वीं बार MRF FMSCI भारतीय राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वर्ष 2018 में होने वाले महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी वेस्टइंडीज को सौंपी गई है। महिला T20 विश्व कप इस साल 9 नवंबर से 24 नवंबर तक एंटीगा और बारामूडा, गयाना और सेंट लूसिया में खेला जाएगा वेस्टइंडीज़ के अंदर। नेक्स्ट है 27वां पॉइंट। राखी हल्दर ने मंगलुरु में 33वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 66 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो राखी हल्दर ने 33वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या है इनाम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां।
बाबोस और क्रिस्टीना मलादेनोविच को 5वीं वरीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला युगल के खिताबी मुकाबले में एकाटेरिना मकरावा और एलेना वेस्निना को रूसी की दूसरी वरीयता जोड़ी को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया है। 29वां पॉइंट है, 28 जनवरी 2018 को इस साल होने वाले आईपीएल के 11वें सीज़न की जो नीलामी है वो ख़त्म हो गई है और सभी 8 फ्रेंचाइजों ने कुल 169 खिलाड़ियों को खरीदा है। आईपीएल 2018 के ऑक्शन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी बने हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में जयदेव उनादकट ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल ने क्रम से 12.5 और 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। साथ ही संदीप लेमचाने आईपीएल करार हासिल करने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो नेपाल की तरफ से पहले क्रिकेटर आए हैं संदीप लेमिचाने, जो आईपीएल करार हासिल करने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है 30वां पॉइंट कि बीएससी राजधानी पावर लिमिटेड ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट PACID और इंडो जर्मन कोलैबोरेशंस के साथ मिलकर 7 जनवरी 2017 को आवासीय इमारतों को स्वच्छ ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सोलर रूफटॉप कंज्यूमर एग्रीगेट प्रोग्राम दिल्ली में शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत किसी एक स्थान पर सोलर पैनल लगाने पर पूरे भारत को सौर ऊर्जा मिलेगी। भारत के मौसम की निगरानी करने वाले कार्टोसैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसके साथ ही 29 अन्य उपग्रहों को भी छोड़ा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-40 प्रक्षेपण यान से इन उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। तो दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर है जनवरी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप फेसबुक, ट्विटर या किसी भी ऐसे सोशल साइट पर इसको शेयर ज़रूर करें जहां पर एजुकेशन ग्रुप हो, जहां बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो जनवरी माह का लगभग हमने ये करंट अफेयर है वो कवर करने की इसमें पूरी कोशिश की है। जो भी थोड़ा बहुत रहता है हम उसके लिए एक और वीडियो बहुत जल्द बनाकर आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।